आदाब सलाम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। ज़रा सोचिए, एक घर में बेटी के निकाह की तैयारियां हो रही हैं और एक घर में बरसों से संभाल कर रखे विरासत के कागज़ फिर से खोले जा रहे हैं और एक दूसरे घर में कोई अपने हक और अपने रिश्तों के बीच सही फैसला तलाश रहा है, क्योंकि कई बार एक कागज़ पूरे परिवार की जिंदगी का रुख तय कर देता है। हो सकता है ऐसा कोई मंजर आपने भी देखा हो, शायद अपने ही घर में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का कानून से रिश्ता क्या है? मुस्लिम परिवारों में ऐसे ही मामलों के साथ एक नाम अक्सर जुड़ा हुआ मिलता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन आखिर ये है क्या? यही आज का सवाल है। कभी कभी कुछ रवायतें, कुछ अल्फाज और कुछ दस्तूर हमारी जिंदगी का हिस्सा इतनी खामोशी से बन जाते हैं कि हम उन्हें समझने से पहले ही सच मान लेते हैं, बिना ये जाने कि उनके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन जब एक दिन कोई उनसे जुड़े हक और मतलब का सवाल पूछ ले तो हम सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि हर लफ्ज़ के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक हकीकत। आज हम किसी बहस से शुरुआत नहीं करेंगे, ना किसी राय से और ना किसी फैसले से। आज हम सिर्फ इस सवाल को समझेंगे कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या। इस सवाल का जवाब यहीं से शुरू होता है कि आखिर पर्सनल लॉ होता क्या है। ज़रा फिर गौर कीजिए, एक निकाह सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, उसके साथ कुछ कानूनी असरात भी जुड़े होते हैं, हक जुड़ते हैं, कुछ कानूनी बातें भी जुड़ती हैं। विरासत सिर्फ जायदाद मिलने का नाम नहीं है, उसके साथ हक भी जुड़े होते हैं, जिम्मेदारियां भी और कई बार मतभेद भी। एक वसीयत सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं होती, उसके पीछे एक इंसान की आखिरी इच्छा होती है। यही वो मामले हैं जहां कानून सिर्फ अदालत का विषय नहीं रहता, बल्कि परिवार का हिस्सा बन जाता है। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ जिंदगी के हर पहलू का कानून नहीं है, इसका अपना एक दायरा है और उस दायरे में आते हैं कुछ शख्सी और पारिवारिक मामले, जैसे निकाह, तलाक, विरासत, वसीयत, मेहर और बच्चों की परवरिश। यानी इन्हीं सीमित मामलों से जुड़े कानूनी नियमों को मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। यही इसकी सबसे पहली पहचान है। अब तक हमने इस बात को आसान भाषा में समझा, लेकिन क्या कानून भी यही बात कहता है? हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत इस्तकबाल है आपका, क्योंकि ये पहला एपिसोड है और ये बहुत ख़ास है तमाम नाजरीन के लिए जिन लोगों के मन में शक व शुबात हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर। आज हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़रिए से उन सारी चीज़ों को हम वाज़े अंदाज में बताएं। सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में अगर कोई जानना चाहता है, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़हब के लोग भी अगर जानना चाहते हैं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या, तो हम उसे कैसे समझें? देखिए, फैमिली लॉज जो होते हैं, अरबी ज़बान में इसे कहते हैं अहवाल शख्सिया। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है बेसिकली फ़ैमिली लॉज हैं। यानी आप शादी, एक मियाँ बीवी शादी करने के बाद जो मामलात तय होते हैं, निकाह, तलाक़, फ़स्ख़ निकाह, महर और उस मुतल्लक़ा का नफ़क़ा, ख़ज़ानत और वक़्फ़, ये सब चीज़ें कवर करती है मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है बेसिकली 1937 में एक शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मंजूर हुआ था हमारे मुल्क में, और उसी के अंदर ये सब चीज़ें डिफ़ाइंड है कि अगर दो मियाँ बीवी, अगर एक मर्द और एक औरत मियाँ बीवी हैं, तो उनके दरमियान जब वो अदालत में आते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का ताल्लुक़ जो है वो निकाह से है, तलाक़ से है,
महर से है, नफ़क़ा से है, ख़ज़ानत से है, कस्टडी से है, इसके अलावा जो है वो औक़ाफ़ से है। तो ये सब चीज़ें कवर करती है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत में आती है। लेकिन सिर्फ इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ ही क्यों कहा गया? ऐसा इसमें क्या है जो ये स्पेसिफिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ कहकर इसे बताया जाता है? क्या सिर्फ ये मुसलमानों के लिए ही है इस वजह से? देखिए, पर्सनल लॉ तो हर फैमिली के साथ, हर कम्युनिटी के साथ हो सकते हैं। जब आप उसमें मुस्लिम का लफ्ज़ लगा देते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो वो मुसलमानों से मुतल्लिक़ मामलात हैं। अगर दोनों मियाँ बीवी मुसलमान हैं तो उन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। तो अगर हम इसका जिक्र करें कि आपने कुछ चंद मामले बताए, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हर ही मामलों पे लागू होता है। तो अगर हम सिंपली समझें कि स्पेसिफिकली जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, शादी हो गई, डिवोर्स हो गया या और दीगर चीज़ें हो गई, वक्फ का आपने वकूफ़ का भी जिक्र किया, तो इनके अलावा किसी और आम ज़िंदगी के किन पहलुओं पर लागू हो सकता है? मान लीजिए किसी की शादी अगर नहीं है तो किन चीज़ों के तहत वो यूज़ कर सकते हैं? विरासत भी इसमें शामिल है, इनहेरिटेंस। शादी आपकी हो या ना हो, आप बाप की जायदाद में आपका हिस्सा है, तो ये सब चीज़ें उससे मुताल्लिक़ है। लेकिन देखिए, दो चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत है। एक होते हैं क्रिमिनल मैटर्स, एक होते हैं सिविल लॉस। वो उसके अलावा हैं। पर्सनल लॉ का ताल्लुक़ जो है वो शख़सी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, एक आदमी की फैमिली लाइफ से मुताल्लिक़ है। तो फैमिली लाइफ गवर्न होती है मुस्लिम पर्सनल लॉ से। तो ये फ़र्क करना चाहिए हमको कि आम क़वानीन, क्रिमिनल लॉज, उससे ये सिविल लॉज अलग होते हैं। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो सिविल मैटर्स में आता है। यानी आपके जो शख़सी क़वानीन हैं, आपके जो फैमिली लॉज हैं, आपकी जो फैमिली ताल्लुक़ात हैं, उन पर ये चीज़ अप्लाई होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो है वो यानी हमारे दस्तूर का प्रोटेक्शन भी हासिल है। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 25 में वो कहता है कि हर शख्स को अपने मज़हब पर चलने की, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, उसके मुताबिक अपने मामलात तय करने की आज़ादी हासिल है। तो उसमें पर्सनल लॉ भी कवर होता है। बिल्कुल। और अगर देखा जाए कि जो कई भी और कानून हैं, कई चीज़ों का हवाला दिया जाता है, जैसे आपने तलाक़ का जिक्र किया, तलाक़ को लेकर जो नया कानून लाया गया, तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से उनमें कुछ आप फ़र्क देखते हैं? जब अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ मौजूद था तो फिर दूसरा कानून आना क्या सही है? देखिए, असल में ये जो मैंने बताया आपको, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो है वो बस 3 क्लॉज का वो पूरा आर्टिकल है। उसमें सिर्फ यह है कि अगर दो शख्स, दो मियाँ बीवी, दो शख्स जो मुसलमान हैं, अगर वो अदालत के सामने आते हैं तो उनके शख्सी मामलात को मुस्लिम पर्सनल लॉ गवर्न करेगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ताल्लुक़ जो है वो एक आदमी की शख्सी ज़िंदगी से, उसकी फैमिली लाइफ से है, मुताल्लिक़ है। तो फैमिली लाइफ के अलावा बाकी मामलात जो आते हैं, दूसरे डिस्प्यूट्स जो होते हैं, वो इससे गवर्न नहीं होते हैं। तो फैमिली लॉज में जो है वो आपके निकाह है, तलाक़ है, महर है, ख़ज़ानत है, कस्टडी है, विरासत है, औक़ाफ़ है, ये चीज़ें हैं जो गवर्न करती है एक आदमी के शख्सी मामलात को। तो इसी से मुताल्लिक़ जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ है। आज हमने कोई फैसला नहीं सुनाया, किसी बहस का जवाब भी नहीं दिया। हमने सिर्फ एक सवाल को ठीक से समझने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी कानून पर राय बनाने से पहले उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार सच किसी बंद लिफाफे में नहीं, हमारी अधूरी समझ में छुपा होता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से इसी रूप में था, या इसके पीछे एक लंबा कानूनी और ऐतिहासिक सफ़र है? इसी की पड़ताल अगली कड़ी में।